रूमी और इकबाल का बड़ा चर्चा है हमारे मुल्क में। जब मैं स्कूल में था हमारे स्कूल के हाउसेस इन पोइट्स के नाम थे, लेकिन ना मुझे किसी ने रूमी का भी पढ़ाया ना किसी ने इकबाल। अब चलें, रूमी का तो समझ आता है, वो पाकिस्तानी थोड़ी था और ना ही उसके आइडिया शायद एक बच्चे को समझ आएंगे। लेकिन इकबाल तो पढ़ाना बनता था क्योंकि लोगों के मुताबिक वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़िलासफ़र था। मुझे बस ये बताते थे लोग कि हाँ हाँ इकबाल बहुत फिट है, लेकिन किसी ने कभी स्पेसिफिकली नहीं बताया कि वो क्यों इतने अच्छे थे। सुनने में आता था कि उनकी शायरी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे उनकी शायरी किसी ने कभी पढ़ाई नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ इन दोनों फ़िलासफ़र्स और पोइट्स को। इस वीडियो के एंड तक मेरी उम्मीद है कि आपको इकबाल और रूमी के दरमियान मेन फ़र्क समझ आ जाएगा और उनकी मेन सिमिलैरिटीज़ भी समझ आ जाएंगी। मज़े की बात यह है कि इन शायरों का फ़र्क वाज़े करने के लिए हमें ज़ेन बुद्धिज़्म की ट्रेडिशन को थोड़ा सा समझना होगा, और इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ को समझने के लिए हमें वेस्ट के सबसे कंट्रोवर्शियल थिंकर मैक्स स्टिनर से कुछ सवाल पूछने होंगे। रूमी और इकबाल दोनों का प्रोजेक्ट एक ही है। उन दोनों को लगता है कि इंसान को अगर दुनिया समझनी है तो उसे अपने दिमाग से सोचना बंद करना होगा। सोच आपको सिर्फ एक जगह तक लेके जा सकती है जिसके आगे एक दीवार मिलती है। इस दीवार से आगे सोच नहीं जा सकती। मैं एक मिसाल देता हूँ। वक्त हमेशा से चला जा रहा है, लेकिन हमारा दिमाग इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है कि हर चीज़ किसी जगह से तो शुरू होती है। तो दिमाग की खामियां की वजह से रूमी और इकबाल दोनों को लगता है कि अगर आपको दुनिया समझनी है फिर आपको दिल से सोचना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बंदा दिल से भी सोच सकता है, ऐसा कैसा? हमारी दिल की कोई अंदर की आवाज़ तो नहीं है जो हम सुनते हैं अपने दिमाग में। आवाज़ तो सिर्फ हमारे दिमाग की है। तो ये दिल से सोचने वाला क्या सिलसिला है? दिल की आवाज़ को समझने के लिए इस मिसाल के बारे में ज़रा सोचें कि आप कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये डर इतना बुरा है कि आप कुत्ते की तस्वीर भी अगर देखें तो आप वहाँ से डर के भाग जाते हैं। अब सोचें कि एक दिन आप एक गली में जा रहे होते हैं और उस गली में एक प्यासा कुत्ता होता है जो प्यास से गिरा पड़ा है। आपके अंदर एक आवाज़ कहेगी, इस बेचारे जानवर को पानी पिला दो। ये आवाज़ आपके दिमाग से नहीं आएगी अगर आप इस आवाज़ पे गौर करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग तो कुत्तों से डरता है और पूरी ज़िंदगी डरता आया है। इसका मतलब है कि आवाज़ कहीं और से आई है। इस आवाज़ को मैं दिल की आवाज़ कहूँगा। अब दिमाग तक किताबें और फिलॉसफी तो पहुँच जाती हैं। वेस्टर्न ट्रेडिशन ने सिर्फ दिमाग से ही दुनिया को समझा, लेकिन इकबाल और रूमी को लगता है कि दुनिया समझने के लिए दिल तक पहुँचना ज़रूरी है। अब दिल तक क्या पहुँचता है? मेरे ख्याल में दिल तक शायरी, लिटरेचर, आर्ट और म्यूज़िक पहुँच सकता है। और शायद इसी वजह से इकबाल और रूमी ने शायरी को अपनाया अपने फ्रेमवर्क के लिए। रूमी कहता है कि इंसान को अगर दुनिया समझनी है उसे अपने सेल्फ यानी अपने खुद ही को एनाइलेट करना होगा, तबाह करना होगा, क्योंकि जब तक इंटेलेक्ट बात कर रहा है आप दुनिया को देख ही नहीं सकते। आपका सेल्फ या आपका खुद ही आपको रोकता है दुनिया समझने से। आपका दिमाग एक बंदर की तरह एक सोच से दूसरी सोच तक जाता है और आप दुनिया को देख नहीं सकते क्योंकि वो आवाज़ चुप नहीं होती, और फिर आप उन सोचों के साथ नाच रहे होते हैं। रूमी कहता है, द सेल्फ इज हेल, अ ड्रैगन विशिंग हार्म, द सी कांट कूल इट और कीप इट डाउन, आई ड्रैंक द 7 seas, was fully drenched, the human burner's thirst was still not quenched। इन शेरों में रूमी कह रहा है कि आपका सेल्फ कभी भी किसी जवाब से खुश नहीं होगा। आप उसे दुनिया के बारे में कोई भी जवाब देते हैं और वो उस जवाब को जला देगा। उस जवाब का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपका खुद ही हर चीज़ अपने लिए समझता है। अगर हर चीज़ अपने आप के लिए समझी जा रही है फिर आप असल दुनिया को कैसे समझेंगे? इसलिए तो रूमी कहता है कि आपको अपने खुद ही को तबाह करना है, क्योंकि वैसे आप कभी भी अपने खुद ही से बच नहीं पाएंगे। लेकिन अपने आप को तबाह करने के बाद आपका दिल खुलता है और इस दिल से आप दुनिया समझ सकते हैं। रूमी के मुताबिक इस हालत में आप सच, कैपिटल T, ट्रुथ को समझ सकते हैं। अब ये दुनिया का सच है क्या, ये मुझे थोड़ी पता, मैं रूमी थोड़ी हूँ। लेकिन आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि सच क्या है, क्योंकि मैंने अपना खुद ही अभी तक तबाह नहीं किया। अब दूसरी तरफ इकबाल कहता है कि आपका खुद ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपने इस खुद ही को प्रायोरिटाइज करना है दुनिया को समझने के लिए। इधर इकबाल, जो नीचे का बड़ा फ़ैन है, नीचे के सेल्फ एफर्मेशन के कॉन्सेप्ट को बोरो करता है। नीचे के मुताबिक खुद ही की डेवलपमेंट इंसान का सबसे ज़रूरी काम है। रूमी के मुकाबले में ये पोजीशन समझना काफ़ी आसान है। अगर हम अपनी खुद ही की ख्वाहिशात पूरी करेंगे फिर हम बहुत आगे जा सकते हैं किसी भी फील्ड में। अगर आपका खुद ही आपको कहता है कि आपने राइटर बनना है तो आपका खुद ही आपको ताकत और सब्र देगा एक अच्छा राइटर बनने के लिए। या अगर आपका खुद ही कहता है कि तुमने दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर बनना है तो फिर आपका खुद ही हर किस्म के रास्ते निकालेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब नीचे इस तरह की बातें जब करता है समझ आता है
क्योंकि नीचे आपके दिल से बात नहीं कर रहा, वो आपके दिमाग से ही बात कर रहा है। लेकिन इकबाल जब ये बातें करता है मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि दिल तक पहुँचने के लिए आपको अपने दिमाग को बंद करना होता है। जैसे रूमी हमें बता चुका है, ये एक नेसेसरी कंडीशन है। इसका ये मतलब है कि इकबाल दूसरे आइडियाज़ जोड़ कर दिखाना चाह रहा है कि हर चीज़ रिकंसाइल हो सकती है। मुझे नहीं पता कि हर चीज़ कैसे रिकंसाइल हो सकती है, लेकिन चलें इकबाल के एक शेर को देखते हैं। इकबाल कहता है, सेल्फ एफर्मेशन ब्रिंग्स नॉट सेल्फ डिलाइट, बाय दिस सेल्फ द सीड ऑफ हॉस्टिलिटी इज सोन इनटू द वर्ल्ड। दूसरी लाइन को समझना काफ़ी आसान है। ये वही रूमी वाला आइडिया कि आपका सोचने वाला दिमाग या आपका इंटेलेक्ट या आपका खुद ही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा और आपका दुश्मन है, जो बुद्धिज़्म के साथ भी पूरी तरह कंसिस्टेंट है, क्योंकि बुद्धा भी यही कहता है कि आपकी सफरिंग की वजह आपका सेल्फ है। वापस इकबाल की पहली लाइन पर गौर करते हैं। इस लाइन में हमें इकबाल का मेन आइडिया मिलता है। इकबाल के मुताबिक आपका सेल्फ या आपका खुद ही जब अपने ख्वाहिशात और अपने आइडियल्स को समझता है, वो अपने आप को जान लेता है। और जब आपका खुद ही अपने आप को पहचानता है, जो चीज़ें उस खुदी का हिस्सा नहीं होती वो खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। मसलन एक बंदा जो अपने आप को नहीं जानता, हो सकता है वो एक कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहा हो, क्योंकि ये इंसान अभी तक जानता नहीं है कि उसे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी है, उसे कुछ और करना अपनी ज़िंदगी के साथ। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसका हाईएस्ट आइडियल एक म्यूजिशियन बनना था। जब उसे इस बात का एहसास होगा, वो समझ जाएगा कि वो पहले गलत था और वो कभी कॉर्पोरेट वर्कर था ही नहीं। इसलिए इकबाल कहता है कि हर बंदे को अपना सेल्फ अफर्म करना चाहिए, और जब इंसान सेल्फ अफर्मेशन की लिमिट पर आ जाता है, वहाँ वो खुदा का बंदा बन जाता है, क्योंकि वो खुद ब खुद उसका सेल्फ खुद ब खुद वही चीज़ें करना चाहता है जो खुदा चाहता है। लेकिन ये आइडिया मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया, क्योंकि इकबाल के मुताबिक फिर रूमी इस हालत तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि रूमी की सारी फ़िलासफ़ी, सारी पोइट्री यही कहती है कि आपको अपने ईगो को पूरी तरह तबाह करना होगा। तो जिस चीज़ से हम ज़िंदगी को अफर्म करते हैं, यानी जो हमारा ईगो है, वो हमारे पास होगा ही नहीं। तो मुझे नहीं पता कि रूमी और इकबाल एक ही चीज़ के बारे में बात करें या नहीं, हो सकता है दोनों सही हों, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इकबाल और रूमी एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर इकबाल ने अपने फ्रेमवर्क में ये वेस्टर्न आइडियल क्यों इंट्रोड्यूस किया सेल्फ एफर्मेशन का? क्या ये सिर्फ उसका अपना सेल्फ था? फिर मज़े की बात यह है कि एक और ईस्टर्न ट्रेडिशन में हमें दोनों इकबाल और रूमी के आइडियाज़ नज़र आते हैं। ये ट्रेडिशन जैन बुद्धिज़्म का है। एक जैन मास्टर ने 10 ऑक्सहर्डिंग पिक्चर्स बनाई थी, जिनमें एक बंदा एक दुनिया के सच के सफ़र पर निकलता है, और इन तस्वीरों में 7वीं तस्वीर शायद इकबाल के बारे में बात कर रही है और 8वीं तस्वीर शायद रूमी के बारे में। ज़रा इन्वेस्टिगेट करते हैं इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में बैल या एक ऑक्स रिप्रेजेंट करती है सच के सफ़र को। मैं अब 10 की 10 तस्वीरों के बारे में बात तो नहीं करूँगा इस वीडियो में, लेकिन हमें सिर्फ तस्वीर नंबर 7 और तस्वीर नंबर 8 पर गौर करने की ज़रूरत है। 7वीं तस्वीर में ज़ेन मास्टर्स के मुताबिक इंसान को एहसास होता है कि सब सच उसके अंदर ही है और हमेशा से था, तो उसके सेल्फ या उसके खुदी के अंदर वो सारी चीज़ें उसे मिल जाएंगी जो वो ढूंढ रहा था। इस तस्वीर में इंसान बैल को पीछे छोड़ चुका होता है, क्योंकि बैल आपके अंदर थी हमेशा से, आप बैल को पीछे छोड़ देता है। लेकिन इससे अगली 8वीं तस्वीर में इंसान को अपने खुदी का एक्सपीरियंस भी नहीं रहता। ये तस्वीर बस एक गोल दायरा होती है, क्योंकि इसको आप अल्फाजों से समझा ही नहीं सकते, इसको आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप अल्फाज डालेंगे इस स्टेट पर, इस हालत पर, आप 8वीं से 7वीं तस्वीर में चले जाएंगे, क्योंकि आपका खुद ही वापस आ गया। इसलिए मुझे लगता है कि रूमी शायद 8वीं तस्वीर के बारे में बात कर रहा था। 8वीं तस्वीर बंदा सिर्फ तब एक्सपीरियंस करता है जब वो पूरी तरह अपने खुदी को एनाइलेट कर देता है। ये पढ़ के समझ नहीं सकता, ये सोच के समझ नहीं सकता। तो शायद इकबाल 8वीं तस्वीर से हटकर किसी और रास्ते पर चल रहा है। अब ये सारा कुछ समझना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो मैं अपने दोस्त मैक्स टर्नर को बुलाना चाहता हूँ ताकि वो इस वीडियो को ख़त्म करे और हमें बताए कि इकबाल बेहतर है रूमी। मैक्स टर्नर शायद वेस्टर्न दुनिया का पहला सेल्फ प्रोक्लेम्ड ईगोइस्ट था। उसके मुताबिक सारे हायर आइडियल्स बस एक वीक सेल्फ की निशानी है। अगर एक बंदे को दुनिया का सच नज़र आ रहा है, टर्नर कहेगा कि वो भी तुम्हारा खुद ही है, वो भी तुम्हारा ईगो है, क्योंकि आप कभी भी अपने खुदी को छोड़ नहीं सकता। टर्नर कहेगा कि ज़ेन मास्टर जब 8वीं तस्वीर को देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, उसका ईगो ही प्रिस्क्राइब कर रहा था 8वीं तस्वीर की हालत उसके दिमाग में। एक आंख है
जो आपकी हर आंख को देख रही है और आप वो आंख हैं शायद। स्टर्नर कहता है कि आपका ईगो अपने आप को बताने से डरता है। वो मान नहीं सकता कि वो इतनी हाइट्स तक पहुंच सकता है, कि वो ना सिर्फ ट्रुथ, ब्यूटी, जस्टिस जैसे आइडियाज़ इस्टेब्लिश कर सकता है बल्कि इन आइडिया से आगे भी जा सकता है। याद रखें, स्टर्नर के मुताबिक सारे आइडियल्स स्पूक्स होते हैं, क्योंकि वो सारे स्पूक्स आपके अंदर हैं। आपको अगर लगता है वो स्पूक आपसे बाहर है, आप बस डर रहे हैं एक भूत से। तो इकबाल भी जिन सारे आइडियल्स को इतनी इज्जत से देखता है, स्टर्नर कहेगा कि वो सारे भी बस इकबाल के स्पूक्स हैं और इकबाल मान नहीं सकता कि वो भूत उसे डरा रहे हैं। और रूमी की सारी एक्सपीरियंसेस भी स्पूक हैं। स्टर्नर कहेगा कि रूमी और इकबाल बस अपने स्पूक से छुटकारा चाह रहे हैं, वो अपने स्पूक से बचने के लिए सारी पोइट्री लिख रहे हैं। मैं स्टर्नर के साथ एग्री नहीं करता, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्यों, क्योंकि मेरी मर्जी। मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि स्टर्नर सही है या नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे मेरे सेल्फ, मेरे खुद ही को रूमी बेहतर लगता है। और ये ही सच है, क्योंकि मेरे सेल्फ ने मुझे बताया है यह, क्योंकि आपका खुद ही सच्चा है। एक सेकंड, ये तो इकबाल ने भी कहा था। इकबाल ने भी कहा था कि आपका खुद ही सच्चा है, नीचे को पढ़कर, जिसने छुप के स्टर्नर को पढ़ा था। लेकिन स्टर्नर तो वैसे भी कार्ल मार्क्स का ऑल्टर ईगो है। तो अब हो क्या रहा है इस वीडियो में? रूमी बेहतर था या इकबाल? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? खुद जाकर पढ़ो, सारे अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा तो था। आपने क्या कहा है आज तक जो आपके खुद ही से निकला है, जो एक स्पूक ना हो? क्या आपका आप है या सिर्फ बहुत सारे स्पूक्स, बहुत सारे भूत? क्योंकि ऐसी वीडियो वही लोग देखते हैं जो सोचते हैं यार मैं समझ लेता हूँ इकबाल, रूमी, स्टर्नर, नीचे, ज़ेन बुद्धिज़्म को एक वीडियो देख के, ताकि मेरे अंदर के जो सारे स्पूक्स हैं वो खुश हो जाएं। मजाक कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इकबाल और रूमी दोनों बहुत अच्छे शायर थे और उनके दरमियान कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन वैसे मजाक से हट कर मेरे ख्याल में शायद इकबाल बेहतर था।